हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग जियोग्राफी 6 क्लास का 2 चैप्टर देखने वाले हैं, दूसरा और तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं। काफ़ी छोटा चैप्टर है और इससे प्रश्न भी बहुत कम है, लेकिन जो भी प्रश्न हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आयोग के द्वारा बार बार पूछे गए हैं। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं अक्षांश और देशांतर, साथ ही पृथ्वी की गतियाँ। ये 2 चैप्टर आज हम लोग कवर करने वाले हैं और आज आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और उत्तर देखिए कूट की सहायता से देना है, तो आराम से उत्तर दीजिएगा। प्रश्न है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है। दूसरा ऑप्शन है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तीसरा है, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। यह आपका तीसरा ऑप्शन भी ध्यान से सुन लीजिएगा। कह रहा है विषुवत वृत्त से उत्तर और दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे लिखा है कोणीय दूरी, ये आपका कोणीय दूरी है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन से हैं जो सही लग रहे हैं आपको। ए में देखिए कौन सा पहला दूसरा सही बता रहा है, बी में कह रहा है केवल तीसरा सही है, सी में कह रहा है दूसरा तीसरा सही है और डी में कह रहा है कि सभी सही हैं। आपको क्या सही लग रहा है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बिल्कुल कॉमन सेंस का है, क्योंकि ये 6 क्लास के जियोग्राफी के क्वेश्चन है, तो निश्चित ही बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो याद रखिएगा, जो आपका सही है वो है आपका पहला और दूसरा। विषुवत वृत्त पर 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो विषुवत वृत्त है वो 0 जो आपकी अक्षांश रेखा है इसी को कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। दूसरा कह रहा है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है। बिल्कुल सही है, आप सभी को पता होगा पृथ्वी इस तरह से है और जो यहाँ का अक्षांश होता है वो सबसे लंबा होता है और जैसे जैसे ध्रुवों पे जाएगा ये छोटा होता चला जाता है, तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि विषुवत वृत्त से उत्तर और दक्षिण की ओर कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। नहीं, यहाँ पे कह रहा है जो इस तरह की दूरी है वो देशांतर है। नहीं, ये आपका देशांतर नहीं है बल्कि ये आपका अक्षांश है। जब आपकी इस तरह से रहती हैं रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, तभी आपका देशांतर होता है। इसलिए यहाँ पे देशांतर ना हो करके अगर ये अक्षांश होता तो ये भी सही हो जाता। तो केवल और केवल आपका पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऑप्शंस भी हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर को दर्शाता है। दूसरे में कह रहा है मकर रेखा 23.5 डिग्री आपका मतलब जो है यहाँ पे दक्षिण होना चाहिए था, दक्षिण को दर्शाता है। और आपका तीसरा कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुववृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण को दर्शाता है और कह रहा है कि उत्तरी ध्रुववृत्त 66 डिग्री उत्तर को दर्शाता है। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है, और जो सही नहीं है वो आप सभी लोग बता सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल कॉमन सेंस का और बहुत सामान्य सी जानकारी है। आप सभी को पता है कि आपकी जो पृथ्वी है ये वो गोल है और इसको 0 से लेकर के 90 इधर और 0 से लेकर 90 इधर अक्षांशों में बांटा गया है, जिसमें आपका जो 23.5 उत्तर है यानी कि आपका नॉर्थ है, इसी को आप कहते हैं कर्क रेखा। और 0.5 डिग्री जो आपका साउथ है 23.5 डिग्री, इसी को आप कहते हैं मकर रेखा। जो आपका 66.5 यहाँ पे डिग्री रहता है 66.5, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यानी कि ध्रुवों के आने के पहले। और आपका जो 66.5 डिग्री आपका उत्तर में होता है उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो यहाँ पे सिर्फ 66 लिखा है इसलिए गलत हो गया। अगर यहाँ पे 66.5 डिग्री होता या 66 सही 1/2 होता तो सही हो जाता, इसलिए आपका चौथा सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही शानदार है और आप लोग बहुत आसानी से इसको सही कर सकते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्म की सहायता से बताएं कौन सा है जो सही सुमेलित है। पहले में कह रहा है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तीसरा कह रहा है दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है।
अब आपको बताना ए में केवल पहला दूसरा सही है, बी में है केवल तीसरा सही है, सी में है दूसरा तीसरा सही है और डी में है कि सभी सही हैं। आपको बताना इसमें से कौन सी बात है जो सही है। बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और निश्चित ही आप लोगों को ये सॉल्व करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका इसमें सही पूछा है तो आप यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है, यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ कि कोई भी सही नहीं है, कोई सही नहीं है, यानी कि कोई सही नहीं है। अच्छा सही नहीं है तो सभी, सभी बिल्कुल सभी सही नहीं है, सभी सही नहीं है यानी कि सभी से हो गया कि कोई भी सही नहीं यानी कि सभी सही नहीं यानी कि सभी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। आपका सभी भी सही है, क्योंकि पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है तो सभी, यानी कि सभी सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के इलाके को उष्णकटिबंध कहते हैं। उष्णकटिबंध है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, और कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच के क्षेत्र को भी आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय ही कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के इलाके को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, या आप देखेंगे ये शीत भी आ जाएगा, शीत कटिबंध, क्योंकि छाछठ के बाद काफ़ी ठंडा हो जाता है तो ध्रुवों पर शीत कटिबंध पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्रुवों के पास शीत कटिबंध है और यहाँ पे शीतोष्ण नहीं बल्कि क्या है, शीत कटिबंध है। शीतोष्ण आपका हो जाता है 30 डिग्री से ऊपर और 66 साढ़े 66 के बीच का इलाका शीतोष्ण होता है और 66.5 के बाद ध्रुव तक का इलाका शीत होता है। तो आपका यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं था, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश वृत्त कहते हैं। दूसरे में कह रहा है सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। आपको बताना कौन से कथन है जो सही हैं। ए में है पहला दूसरा दोनों सही है, बी में है केवल दूसरा सही है, सी में है केवल पहला सही है और डी में है कि सभी सही हैं। आपने ऑप्शंस को देख लिया है और कूट भी देख लिया है, तो अब आप बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। कह रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। कह रहा है सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है, नहीं, अभी हमने इसको बात किया है कि जो आपकी पृथ्वी है वो गोलाकार है और जो विषुवत वृत्त है ये सबसे लंबा है, विषुवत रेखा सबसे लंबी है और ध्रुवों पे जाके ये शून्य हो जाता है, तो इसलिए समान नहीं है। लेकिन ये जो समानांतर है ये सारे आपके अक्षांश कहलाते हैं। तो केवल और केवल आपका पहला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, चूँकि दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। बहुत आसान है, विषुवत वृत्त या देशांतर रेखा या अक्षांशीय रेखा या उत्तरी ध्रुव वृत्त। बहुत आसान है, बिल्कुल कॉमन सेंस का है। चलो बताएंगे, उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि जो आपकी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं जाती हैं ये सभी देशांतर कहलाती हैं। तो याद रखिएगा क्या हो जाएंगे, देशांतर। आप सभी को इसका उत्तर पता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। आप किसी समय का मानक समय किससे निर्धारित करेंगे। पहला है अश्वक्षांश, दूसरा है प्रमुख यामोत्तर, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और चौथा है विषुवत रेखा। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। और ये भी बहुत ही आसान है और एकदम सिंपल सा, प्रमुख यामयोत्तर या इसी को प्रधान यामयोत्तर या इसी को ग्रीनविच भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा आपका प्रमुख यामयोत्तर के द्वारा ही समय का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, प्रमुख यामयोत्तर तथा 180 डिग्री यामयोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों यानी कि पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। दूसरा कह रहा है 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम या यामयोत्तर उत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, यानी कि जो 180 डिग्री पूर्वी यामयोत्तर है और 180 डिग्री पश्चिमी यामयोत्तर है वो सब एक ही रेखा पर स्थित है, ये कह रहा है।
आपके सामने दो ऑप्शन हैं और आपको कोड की सहायता से उत्तर देना है। ए में है पहला, दूसरा बी में केवल दूसरा, सी में है केवल पहला, डी में है कि सभी सही हैं, यानी कि दोनों बातें सही हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो सही है, और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार है। बच्चा लोग याद रखेंगे, आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। प्रमुख यामोत्तर जिसे आप देखेंगे जो आपका 180 है और जो ग्रीनविच है तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। यानी कि कह रहा है कि जो आपकी पृथ्वी है इसको यहाँ से जो डिवाइड करता है वो है जीरो, आपका देशांतर जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, और इसी जीरो के सेम अपोजिट पीछे है आपका 180, और ये दोनों मिलकर के पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट देते हैं। एक आपका है जो है ईस्ट और दूसरा वेस्ट में बांटने का काम करते हैं, यानी कि बिल्कुल सही है जीरो, जिसको प्रमुख यामी या प्रधान यामी उत्तर कहते हैं, और 180 मिलके गोलार्ध को पृथ्वी को दो भागों में बांट देते हैं, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। और आपका दूसरा भी सही है, 180 जो ये डिग्री रेखा है ये पश्चिम और उत्तर एक ही रेखा, यानी कि आप अगर पूर्व से जाते हैं तो भी यहीं आप जाएंगे 180 पे, और आप पश्चिम की तरफ जाते हैं तो भी 180 पे पहुंचेंगे। तो 180 पश्चिमी कहें या 180 पूर्वी कहें, दोनों एक ही रेखा है, कोई अलग रेखा नहीं है, याद रखिएगा। तो दोनों बातें सही थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आपके सामने कथन कारण का प्रश्न है, और आप सभी को पता है कि कथन कारण के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। कह रहा है ग्रीनविच से पूर्व के स्थान का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थान का समय पीछे होता है। कारण कह रहा है पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। अब ए में कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में कह रहा है ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या सही व्याख्या नहीं करता। सी में कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी में कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। बहुत आसान है बच्चा लोग, बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आप सभी को पता है कि आपका पहला तो सही है कि ग्रीनविच से पूर्व के जो क्षेत्र होते हैं ये इनका समय आगे होता है ग्रीनविच के समय से, और ग्रीनविच से जो क्षेत्र पश्चिमी होते हैं उनका समय ग्रीनविच से पीछे होता है। दूसरा गलत है, क्योंकि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व में घूमती है। इस हिसाब से ए सही है और आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताएंगे पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। पहला ऑप्शन है 4 मिनट, दूसरा है 60 मिनट, तीसरा है 5 मिनट और चौथा है 20 मिनट। बहुत आसान है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में लगने वाले समय को बताना है आप सभी को। याद रखेंगे बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। 1 मिनट में आपकी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 4 डिग्री घूम जाती है। तो याद रखिएगा 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा। आपको बताना, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उसके उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा, बताएंगे। अगर 20 डिग्री कोई आगे है तो उसके और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर होगा। पूर्व में बात कर रहा है, यानी कि ग्रीनविच से आगे होगा। 1 घंटा आगे होगा, या 1 घंटा 20 मिनट आगे होगा, या 1 घंटा 30 मिनट आगे होगा, या एक समान समय होगा। तो याद रखिए बच्चा लोग, आप सभी को पता है पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेता है, यानी कि आपका जो जीरो है, जो पृथ्वी में बीचों बीच है आपका ग्रीनविच जीरो, यहाँ से आपको 20 डिग्री आगे का समय निकालना है, और 1 डिग्री घूमने में सूर्य को जो है 4 मिनट लगते हैं। तो आपका 4 दहा में 40 होता है, और 4 को 20 बार अगर आप देखते हैं जोड़ते हैं तो आपका 80 हो जाएगा, यानी कि 80 मिनट हो जाएगा। और 80 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 60 मिनट का 1 घंटा और आपका बचेगा 20 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट में आप, मतलब 1 घंटे 20 मिनट आपके ग्रीनविच रेखा से 20 डिग्री जो आपका रेखा होगा उसका समय ज़्यादा होगा,
ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के किस याम्योत्तर रेखा को स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? आपको बताना है भारत की कौन सी याम्योत्तर रेखा है जिसको भारत का मानक समय माना जाता है, याम्योत्तर रेखा को बतानी है। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका डिटेल आपको उत्तर दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा। पहला ऑप्शन है 42.5 मतलब जो है 82 डिग्री 30 पूर्वी, या 82 डिग्री 30 पश्चिमी, या 81 डिग्री 3 मतलब 30 पूर्वी, या आपका 81 डिग्री 30 पश्चिमी। आपको बताना है क्या है जो सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा हमारा जो अपना भारत का मानक समय है वो 82 डिग्री 30 पूर्व में है। याद रखिएगा 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे या पीछे है? आपको बताना है ग्रीनविच से हमारा जो भारत है इसका समय कितने घंटे आगे या पीछे है, आपको ये बताना है। तो कह रहा है कि आपका 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी कि 5.5 घंटे आगे है। दूसरे में कह रहा है 5.5 घंटा पीछे है। तीसरे में कह रहा है 6 घंटा 30 मिनट पीछे है। और चौथे में कह रहा है 4 घंटा 30 मिनट आगे है। तो आप सभी को मैंने बताया कि जो आपकी पृथ्वी है उसके जो बीच से जीरो जाता है वो है आपका ग्रीनविच, और यहाँ से जो आपकी मतलब जो है इंडिया है, ये अभी आपने देखा 82.30 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री आगे है। तो आपको पता है कि 1 डिग्री आगे जाने पर 4 मिनट, या 1 डिग्री पे से आगे जाएंगे या 1 डिग्री जब क्रॉस करेंगे तो 4 मिनट की बढ़ोतरी होगी। और आप देख रहे हैं आपके पास है 82 साढ़े 82 डिग्री। अब अगर आप इसको जो है 4 से गिनती करते हैं या जो भी करते हैं तो आप सभी को पता है कि ये कितना आ जाएगा। तो ये आएगा आपका 5 घंटे 30 मिनट। यहाँ का जो समय है वो आगे हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर से करके देखिएगा। आप इसको जो है 20 का 82 में जो है 4 बार कीजिएगा, और उसके बाद 30 जो है इसका भी निकाल लीजिएगा 30 डिग्री का कि आपके हिसाब से क्या हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि आपका 5 घंटा 30 मिनट का जो समय है ये निकल करके आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने या घूर्णन कहलाता है। जब वो घूमती है अपने अक्ष पे तो क्या वो घूर्णन कहलाता है? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी बात है जो सही है। ए में है कि पहला दूसरा दोनों सही है, बी में है केवल दूसरा सही है, सी में केवल पहला सही है, और डी में है सभी सही हैं। इस हिसाब से तो आपके 2 ऑप्शन हैं जो एक ही बात कर रहे हैं, ए भी और डी भी, दोनों में एक ही बात की जा रही है। तो आप लोग बताएं कि दोनों एक ही है। आप ए भी कर सकते हैं और आप डी भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब मैं एक ही समझूंगी। याद रखेंगे हम पहले नंबर पे जो ऑप्शन है उसी को ले रहे हैं, यानी कि ए, यानी दोनों बातें सही हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन कहलाती है, और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है तब ये परिक्रमण कहलाता है। घूर्णन को याद रखिएगा बच्चों, घूर्णन को परिभ्रमण भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, परिभ्रमण घूर्णन को कहते हैं, और परिक्रमण जो पृथ्वी परिक्रमा करती है उसको कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? पहला ऑप्शन 23.5 डिग्री, दूसरे में दिया है 24.5 डिग्री, तीसरे में दिया है 23 डिग्री, और चौथे में दिया है 26 डिग्री। आपको बताना है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए पृथ्वी पे कहीं ना कहीं मौसम और जलवायु जो है, जलवायु खास करके इसमें अंतर देखने को मिलता है, जो कि एक ही भाग सूर्य के सामने पड़ पाता है और एक ही भाग को ऊष्मा मिल पाती है, दूसरे भाग को ये चीज़ें प्राप्त नहीं होती, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है जलवायु बन जाते हैं। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रदीप्त बिंदु किसे कहते हैं या वृत्त किसे कहते हैं? पहला ग्लोब,
पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। दूसरा, ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा कृषि स्थान की सभी स्थिति ज्ञात सही स्थिति ज्ञात होती है। तीसरा, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। चौथा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप सभी को बताना है कि आपके हिसाब से क्या है प्रदीप्त वृत्त। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आप सभी को पता है कि जो आपकी पृथ्वी है वो गोल है और वो इसका आधा ही सतह या एक ही सतह सूर्य के सामने होता है। जो सामने होता है वहाँ दिन होता है और जो बैक साइड में होता है वहाँ रात होती है और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। तो ये जो रेखा है जो इस दिन और रात को डिवाइड कर रहा है, इसी को कहते हैं ग्लोब पर प्रदीप्त वृत्त, यानी कि ऐसा वृत्त, ऐसी रेखा जो एक तरफ उजाले और दूसरी तरफ अंधेरे वाले इलाके को डिवाइड करता है, उसी को कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु परिवर्तन का कारण है? इसमें से कौन सा कारण है जो ऋतु के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। दूसरा कह रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। और तीसरा कह रहा है सूर्य का चंद्रमा का सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण। और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी बातें जिम्मेदार हैं ऋतुओं में परिवर्तन के लिए। तो आपको बताना है ऋतु में परिवर्तन किसके कारण होता है। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, केवल और केवल आपका पहला सही है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में जो परिवर्तन आता है परिक्रमा करने की वजह से, साथ ही पृथ्वी का झुका हुआ परिक्रमण भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जलवायु के लिए नहीं जिम्मेदार है और इसका जो है चंद्रमा का सूर्य की जो है कि चारों ओर स्थित कक्षा में परिक्रमा, इससे भी नहीं होता जलवायु में कोई दिक्कत या परिवर्तन या ऋतुओं में परिवर्तन। केवल और केवल आपका पहला है सूर्य और पृथ्वी का सूर्य की ओर चारों तरफ चक्कर लगाना, साथ ही झुकी हुई कंडीशन स्थिति भी इसके लिए जिम्मेदार बनती है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है कि 21 जून को जब पृथ्वी जो है उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य के सामने होता है और सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा पे सीधी चमकती हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ऊष्मा मिलता है और इस क्षेत्र में जो दिन है वो लंबा हो जाता है और रातें जो है वो छोटी हो जाती हैं। और पृथ्वी के इस क्षेत्र में इस दशा को क्या कहेंगे? उत्तरी अयनांत, दक्षिणी अयनांत, विषुवत या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है, चलो पढ़ चुके हैं आप लोग। इसको कहते हैं उत्तरी अयनांत, यानी कि जहाँ पे सूर्य के जो आयन है उनके जाने का अंत हो जाए तो वो आपका क्या है? उत्तरी अयनांत। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी अयनांत से आ गया है। दक्षिणी अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दूसरा कह रहा है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तीसरा कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में छोटे दिन और लंबी रातों वाली ऋतुएं होती हैं। आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है कौन सी बातें हैं जो सही हैं। ए में है पहला दूसरा सही है, बी में है दूसरा सही है, सी में है पहला तीसरा सही है, डी में है कि सभी सही हैं। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन भी है और कूट भी, और आपको इसका उत्तर देना है। आपको सही बताना है तो आपका केवल और केवल पहला दूसरा सही है। दक्षिणी ध्रुव सूर्य के ओर झुका होता है, यानी कि सूर्य के सामने होता है जब दक्षिणी अयनांत होता है और सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पे उस समय चमकती हैं। लेकिन कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन नहीं, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है इस समय, इसलिए आपका उल्टी बातें कर रहा है, तो इसलिए ये सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है, पहला दूसरा बिल्कुल सही है। विश्व के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सी बात है जो सही है। पहला, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। दूसरा कह रहा है पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। तीसरा कह रहा है कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। आपको बताना है विषुव संदर्भ में क्या है जो सही हो जाएगा, आपको विषुव के बारे में बताना है।
उत्तरी अयनांत, दक्षिणी अयनांत के बाद आप विषुवों को देख रहे हैं। आपके सामने देखिए ऑप्शन भी है, पहले में है पहला दूसरा, बी में है केवल दूसरा, सी में है पहला तीसरा और डी में है सभी सही हैं। आपको बताना है कि कौन सी बात है जो आपकी सही हो जाएगी विषुवों के बारे में। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें सही हैं। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मिड में पड़ रही होती हैं तो दोनों गोलार्धों में बराबर जो है स्थिति बनती है और उस समय कोई भी ध्रुव पृथ्वी के सामने झुका हुआ नहीं होता। तो सभी बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आज का सबसे आसान लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न, लीप वर्ष या अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? पहला ऑप्शन 365, दूसरा 366, तीसरा 364 और चौथा है 368 दिन। आपके सामने है ऑप्शन, आपको बताना है लीप ईयर में कितने जो है आपके आते हैं दिन। तो याद रखिएगा, लीप वर्ष में आपके आते हैं दिनों की संख्या 366, सामान्य में 365 होता है, लीप ईयर में 366 होता है। लीप ईयर प्रत्येक तीसरे वर्ष हो मतलब जो है मनाया जाता है, या लीप ईयर्स प्रत्येक तीसरे वर्ष में आता है। तो याद रखिएगा, यानी कि 3 वर्ष के बाद आपका जो लीप ईयर है ये लगता है चौथे वर्ष में। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, 66 दिन होते हैं। तो ये आपके 2 चैप्टर्स से प्रश्न थे जो आपके एनसीईआरटी 6 क्लास के जियोग्राफी में थे। हम लोग इसके बाद जो आपका चौथा चैप्टर है उसको कल देखेंगे। आज उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आपके कितने प्रश्न आप सही कर पाए हैं, 20 में से कितना आपका सही गया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और क्लास कैसी लगी ये भी लिखिएगा। कोई सुझाव, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो वो भी लिखिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को ज़रूर रखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।